हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंदा क्लासेज यूट्यूब चैनल। चंदा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिल्पी वर्मा आज आपको इतिहास का सामान्य परिचय दूंगी। अगर आप हिस्ट्री से टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ, एलटी या जीआईसी प्रवक्ता व अन्य परीक्षाएं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इतिहास को या इतिहास के विभाजन को बताने से पहले हम आपको इतिहास का सामान्य परिचय देना उचित समझते हैं कि इतिहास क्या है, या इतिहास का अर्थ क्या है, या इतिहास की परिभाषा क्या है, जनक कौन है, प्राचीनतम उल्लेख क्या है, कहाँ हुआ है, गुण और महत्व क्या है उसका, दोष क्या है, और उसके पार्ट्स यानी कि उसके भाग कौन कौन से हैं। दिख रहा है? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है का मतलब अगर हम देख रहे हैं तो बात करेंगे इतिहास का सबसे पहले अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास जो शब्द है वो किससे बना है। इतिहास शब्द इति धन ह धन आस से मिलकर बना है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें इतिहास की, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है या हुआ होगा, हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम आगे बात करें इतिहास क्या है, ये तो आपका अर्थ हो गया इति धन हा धन आ से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है या ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि इतिहास क्या है, या सबसे पहले इतिहास को जीरो से अगर लेके चलते हैं तो क्या जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में सबसे पहले कि इतिहास को हम कैसे जानेंगे या उसके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। या सबसे पहले शुरू ये भी हो सकता है कि आदि मानव जो था वो कहाँ रहता था, क्या खाता था और कैसे अपनी भूख को शांत करता था। इस छोटी छोटी बातों को लेकर हमारा माइंड उस तरफ जाता है कि इतिहास क्या है। ठीक है, अब हम परिभाषा की अगर बात करेंगे तो परिभाषा की डिफिनीशन अगर हम देखेंगे तो इतिहास की कई परिभाषाएं होती हैं। सही शब्दों में अगर देखा जाए तो इतिहास अतीत के कृत्यों का, या हम कह सकते हैं इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का कैसा विवरण करता है, क्रमबद्ध विवरण करता है या उसका विवेचन भी करता है। मानव के उत्थान यानी कि उत्थान और पतन का क्या करता है, सच्चा विवरण देता है। ये भी इतिहास कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अतीत का वह अर्थ जो मानव के विवेक को क्या करता है, जागृत करता है। अगर मानव के विवेक को जागृत करेगा तो मानव क्या करेगा, अपने जो वर्तमान है उसका दायित्व बोध को संभालेगा और जो आने वाला भविष्य है उसका भी मार्गदर्शन करता है। परिभाषा ऐसी है कि अपने शब्द हर इतिहासकार अपने अपने मत के अनुसार बताता है। या क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन भी यूजीसी का है या कहीं भी पूछ दिया जाता है कि कालिंगवुड के अनुसार कौन सी परिभाषा है। कालिंगवुड क्या कहते हैं, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये कौन कहता है, कालिंगवुड कहते हैं। अगर हेनरी प्रेन का पूछ देता है तो क्या कहेगा, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के क्या है, कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। हर इतिहासकार अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी इतिहास को परिभाषित करता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। और बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने मतों के अनुसार व्यक्त किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर इतिहासकार के अनुसार कौन सी परिभाषाएं उसके अनुसार हैं।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये यूजीसी में पूछा जाता है या अदर में भी, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, सब में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। अब हम बात करेंगे इनके जनक कौन हैं, यानी कि इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा, हम देखेंगे हेरोडोटस जो है कहाँ के निवासी थे, यूनानी थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा किसने था, क्या या हम कहें कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था? किसने कहा था? सिसरो ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास या इतिहास के पिता जो हेरोडोटस हैं उनको किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। कब की मानी जाती है इनकी प्राचीनता? 5वीं सदी मानी जाती है। पुस्तिका की अगर हम बात करें तो हेरोडोटस की जो पुस्तिका है वो कौन सी पुस्तिका मानी जाएगी? हेरोडोटस की हिस्टोरिका। इनकी हिस्टोरिका पुस्तक है। अब हम देखेंगे इन्होंने पुस्तिका तो लिखी हिस्टोरिका, अब इसमें वर्णन क्या किया है? हिस्टोरिका में कौन सा वर्णन हुआ है? तो कौन सा वर्णन किया इन्होंने? यूनानी और ईरानी जो उनके समकालीन जितने भी आक्रमण हुए थे उनका वर्णन किया है। यूनानी और ईरानी युद्धों का वर्णन किया है। युद्धों का वर्णन किया है। अब हम देख लें कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनना हुआ या बने कि हेरोडोटस की जो हिस्टोरिका है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में कौन सा यानी क्या विवरण दिया है या कौन सा वर्णन किया है? समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम उल्लेख की बात करेंगे कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जो उल्लेख है इसका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्व, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है। साधारण सा क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में किया गया है। अब हम थोड़ा सा डीप अगर जाएंगे या यूजीसी लेवल का या आईएएस लेवल का अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो कैसा आएगा? थोड़ा अंदर और जाएंगे तो अथर्ववेद के कौन से कांड में मिला है? बृहत कांड में। ये हमारा डीप क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल है और ये थोड़ा डीप है हमारा, या अंदर थोड़ा और गहराई से पूछेगा तो ये बृहत कांड में पूछ दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? गुण या महत्व की। इसकी हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा गुण या महत्व। अगर हम देखेंगे, देखिए क्या है, मैं इसको इरेज कर लेती हूं। इतिहास के अभी तक मैंने जनक देखे, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है या उनका उल्लेख कहाँ किया गया है। अब हम देखेंगे इतिहास के गुण यानी कि महत्व क्या है। तो आइए दोस्तों, या हम कहें कि इतिहास का अर्थ जो गुण हैं वो क्या कौन से होंगे या हमको कौन सा फायदा होता है इतिहास पढ़ने से। सबसे पहले देखेंगे अतीत का ज्ञान होता है। अब अतीत के ज्ञान, अगर हमको अतीत का ज्ञान है, इतिहास के बारे में पता है तो हमारा क्या विवेक भी जागृत होता है या हम अपना भविष्य को जो वर्तमान में चल रही है उसको हम संभाल सकते हैं। आने वाले भविष्य को हम अपना मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। ये हमारा इतिहास। दूसरा होगा विवेक जागरण, जो मैंने अभी आपको बताया है। तीसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगर हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात करें, दो सभ्यताओं के बारे में, एक आपकी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो वहां की अगर स्त्रियों के बारे में बात करें, वहां की स्त्रियां जैसे भी श्रृंगार करती थीं, उस समय हड़प्पा सभ्यता में क्या करती थी? जैसा जूड़ा बांधती थी,
नेल पॉलिश भी प्रयोग करती थी, लिपस्टिक भी लगाती थी। आज भी हूबहू, थोड़े से परिवर्तन में या हूबहू से कहें कि आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। आज भी स्त्रियां जो हमारी हैं, स्त्रियां आज हम ही लोग हैं, सारे लोग तो क्या कहते हैं, श्रृंगार वैसा ही करते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो जूड़ा हो, चाहे वो श्रृंगार हो हमारा ऑल ओवर, तो हर प्रकार का आज भी होता है। लेकिन पहले से ज्यादा आज डेवलप है, आज कई कई प्रसाधन है, पहले इतना नहीं था। अलग अलग प्रसाधन आज भी हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियमों का आधार, इसकी अगर हम बात करें, सामाजिक नियमों का आधार का मतलब समाज में जो नियम बने हैं, आज भी नियम जो समाज में बने हैं, अगर हम समाज के नियम के अनुसार चलते हैं या हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, अन्यथा हमारे लिए घातक बन जाएगा। ये हमारा समाज के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो। और ये हो गया मानवीय दृष्टिकोण में जो विस्तार आता है। मानवीय दृष्टिकोण का विस्तार कैसे होगा? इतिहास को कैसे जानेंगे? कब, क्या, कैसे, क्यों और कहां। अगर हम कोई भी घटना इतिहास की जानने की कोशिश करते हैं तो क्या बताते, सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ। ये सब का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इससे हमारे क्या होता है, मानवीय दृष्टिकोण में विस्तार आता, हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। तर्क में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, अगर इतिहास में साक्ष्य प्राप्त है, या हम चाहे आज का इतिहास ले लें या हम पहले का इतिहास ले लें, वर्तमान के या मतलब अतीत के, अपने ही अतीत का इतिहास ले लें, या किसी ने कुछ देखा या उसे प्रूव किया, या हमारे पास साक्ष्य अगर है, तब तो हम उसमें तर्क कर सकते हैं। वरना सिर्फ हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तर्कशील मानव बन, इसी से हमारा तर्कशील मानव बनता है, या तर्क में हम वृद्धि करते हैं। अब हम देखेंगे इसके दोष कौन से हैं। ये दोष की अगर हम बात करें, ये तो हमारे महत्व हो गए, हमारे महत्व और भी हैं। हम और भी जान सकते हैं इतिहास में क्या क्या फायदा, जैसे कि हमारा और भी जो सब्जेक्ट हैं और उनसे में भी सहायता मिलती है। इतिहास ऐसा है। और अब हम देखेंगे इसके दोष कौन कौन से। मतभेदों में संग्राहक, ये हमारा दोष है कि हर इतिहासकार अपने अपनी मत के अनुसार अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्ष्यों में अभाव है। अगर साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकता है इतिहासकार, अपने ही मत के अनुसार उसे व्यक्त करेगा। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या भी रहती है। इतिहास जैसा है हम हूबहू वैसा नहीं लिख सकते हैं, या उसे वो साक्ष्य प्राप्त हो जाए तब हम वैसा वर्णन करेंगे, नहीं तो सिर्फ हम संभावनाएं व्यक्त करेंगे कि ऐसा हुआ होगा। चलिए अब हम आएंगे क्या, किसके बारे में जानेंगे, भाग देखते हैं। तो भाग कैसे हैं? भाग की अगर बात करें तो इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम कहें ये जो एक लिखित साक्ष्य के आधार पर, जिसे हम कहेंगे लिखित साक्ष्य के आधार पर। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो धर्म के आधार पर भी बांटा गया है, धर्म के आधार पर। तीसरा तकनीकी के आधार पर। इतिहास को विभाजन किया गया है पूरे। तो ये हमारे 4 प्रकार के भाग हो गए हैं। जो हम इसके अभी थोड़ा सा तिथि के बारे में बात कर लें। तिथि इसलिए बताना जरूरी है आपको क्योंकि अभी हम इसका विभाजन करेंगे या इसका हम वर्गीकरण बताएंगे, आपको पाठ कितने भागों में बांटा गया है, तो उसमें आपकी बीसी और एडी क्या है वो जानेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये बीसी क्या है या एडी क्या है।
तो आइए दोस्तों, पहले हम अपनी तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तिथियों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम आगे समझ पाएंगे। ये देखिए, तिथि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने 2000 को, क्या है, 2000 को केंद्र बिंदु माना है। कलर चेंज कर लेते हैं। केंद्र बिंदु यहाँ पर क्या है, ईसा मसीह का जन्म होता है, या ईसा मसीह का जन्म हुआ 2000 वर्ष पूर्व। यहाँ पे कहेंगे ये हमारा बीसी है, ये हमारा एडी है। ये क्यों बीसी है, ये क्यों एडी है? अब बीसी की अगर हम बात करें, आइए समझ लेते। ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म होता है 2000 वर्ष पूर्व। जब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर हम बात करेंगे, जैसे थोड़ा डिजिटल प्रॉब्लम, हाँ देखिए, जैसे हम इधर अगर चलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले चलेंगे। एक जैसे यहाँ पे मैंने 10 गिनती रखी है, उससे समझिए। उल्टा हम चलते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, बीसी। अब बीसी को हिंदी में क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, ईसा से पहले। कहीं कहीं डेट में, अगर डेट की बात करेंगे, कहीं कहीं आपको बीसी भी मिलेगा, जो इंग्लिश वर्ड है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ये आपकी ये फुल फॉर्म हो गई है। ये हिंदी में ईसा पूर्व भी लिखा हुआ पाएंगे, इसमें कंफ्यूज ना हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। ईसा मसीह के अगर हम जन्म के बाद की बात करते हैं, अब हम एडी के बारे में जानेंगे। जन्म के बाद का समय, ये हमारा पहले का समय हो गया, जिसमें हम उल्टा चलते हैं। और इधर कैसे चलेंगे, आगे की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हम ऐसे चलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ईस्वी। ये हिंदी वर्ड है, ईस्वी भी लिखा हुआ पाते हैं, और इंग्लिश में लिखा हुआ पाएंगे एडी। ये हमारा एडी है। एडी की फुल फॉर्म जो होगी वो होगी हमारी एनो डोमिनी। क्या कहेंगे, इनो डोमिनी। अब हम आगे थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो नई हैं, जो नहीं पता रहती हैं ज्यादातर लोगों को, या कोई भी क्वेश्चन अगर नया कर देते हैं या उसकी डेट चेंज कर दी जाती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं ये बीसी है या एडी है। कुछ नई भाषा में लोग लिखते हैं। देखिए क्यों लिखते हैं इसकी नई भाषा। जैसे बीसी की जगह पर क्या लिखा हुआ पाएंगे, BCE। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नया क्वेश्चन बनता है। ये तो सब जानते हैं, अधिकांश देशों में क्या सबका सामान्य सामान्य प्रचलन है ये बीसी और एडी, जो सब जानते हैं। अगर हम अपने देश की बात करेंगे, जिसे 200 साल पूर्व इसे लागू किया गया था, जो आज भी चल रहा है। अगर डेट को चेंज करते हैं तो डेट को चेंज करने का कुछ नया अगर बनाएंगे तो बीसीई यहाँ पे ला सकते हैं। किसकी जगह पर, बीसीई की जगह पर। ये भी लिखा हुआ पा सकते हैं। बीसीई का मतलब होता है बिफोर, बिफोर कॉमन एरा। ये हमारी फुल फॉर्म है, क्या है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। एडी की जगह के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सीई। जैसे यहाँ पे ईसा पूर्व की जगह पे बीसीई लिखा हुआ पाएंगे, वैसे ही एडी की जगह पे सीई लिखा पाएंगे। तो सीई की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन एरा। कॉमन एरा इसे कहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि ये क्यों किया गया।
ये भी सोचना बनता है कि क्यों किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अधिकांश देशों में इसका कैलेंडर जो है वो सामान्य हो गया है, इसीलिए कुछ नया करने के लिए 200 साल पहले इसका प्रयोग किया गया। आया समझ में? चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा और कि इसमें हम कहीं कहीं पे बीपी लिखा पाते हैं। कुछ अलग से एकदम नई डेट हो गई ये। अब बीपी का मतलब क्या होगा? आई क्वेश्चन अगर कोई बना देता है कि बीपी आगे डेट दे दे तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? बिफोर प्रेजेंट। सॉरी, क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले का समय। अगर देखा जाए वर्तमान से पहले का जो समय है वो हमारा अतीत कहलाता है, लेकिन फिर भी अगर डेट के हिसाब से देखेंगे बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। चलिए अब हम आगे आते हैं, कुछ आगे जानते हैं कि अब क्या करना है। हम भागों के बारे में बात कर रहे थे कि इतिहास के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो उससे पहले हमने अपनी डेट जान ली है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जहाँ पे बीसी का प्रयोग करेंगे तो बीसी क्या है, कि हम बीसी क्या बोल रहे हैं, एडी बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आइए अब हम देखेंगे भाग इतिहास के। सबसे पहले हम देखेंगे जो भाग मैंने किया था, लिखित साक्ष्य के आधार पर। कितने प्रकार के भाग बताए थे? एक लिखित साक्ष्य के आधार पर बताया था, एक धर्म के आधार पर बताया था, एक तकनीकी के आधार पर, एक इतिहास को बांटा गया है। ये जो हमारा है ये हमारा कैसा है? लिखित साक्ष्य के आधार पर। क्या मानेंगे? लिखित साक्ष्य के आधार पर। कैसे बांटा गया? सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, या दूसरे शब्दों में प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज या फिर हिस्ट्री एज। 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग की इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका टाइम पीरियड होगा? 25 लाख बीसी से 600 बीसी ये माना जाएगा। इसका टाइम पीरियड माना जाएगा 2350 से 600 बीसी। इसका टाइम पीरियड होगा 650 से 1947 या 1964 या अब तक का इतिहास माना जाएगा। अब हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे बीसी का प्रयोग किया जो हम आपको बता चुके हैं। बीसी क्यों यहाँ पे लिखा है? उल्टा चल रहा है, पहले का समय है। यहाँ पे मैंने भी बीसी का बात किया, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जो 1947 है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईस्वी की, तो ये भी आपको ईस्वी मतलब एडी है, यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है। प्रागैतिहासिक काल का, आइए प्रागैतिहासिक काल को हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? जिस काल में, क्या कहेंगे? जिस काल में लिखित साक्ष्य का विवरण नहीं मिलता है, या हम कहें कि लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है। लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल ये कहते हैं। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इस काल के मानव को क्या हुआ? लेखन कला का विकास नहीं था। लेखन कला का विकास क्या था? नहीं था, तो हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अगर लेखन कला का विकास यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ का जो मानव है, जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है, वो कैसे जीवन जीता था? असभ्य और बर्बर जीवन। असभ्य और बर्बर जीवन जीता था। जैसे अपनी भूख को शांत करने के लिए ये क्या करता था? शिकार भी करता था,
कंदमूल फल खाता था, मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल खाता था, तब वो अपनी भूख को शांत कर लेता था। और देखेंगे हम अपनी आवश्यकताएं के लिए, जो उसकी आवश्यकताएं थी, अपनी आवश्यकताओं के लिए जो वो पाषाण क्या कहेंगे, पाषाण औजार का उपयोग, क्या देखेंगे हम इसमें, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो सबसे ज्यादा पाषाण औजार का प्रयोग करता था, केवल पाषाण औजार। और इसीलिए इसकी अधिकता ज्यादा थी पाषाण औजारों की, तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल। इसको पाषाण काल भी बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल को। समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ये आलिखित हो गया, इस पे हम बात कर रहे थे। प्रागैतिहासिक काल आलिखित है, अगर आलिखित है तो अपठित भी है, मतलब जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जाएगा। उत्खनन की अगर हम बात करेंगे, उत्खनन में खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, या कहें पुरातत्व के द्वारा जो खुदाई करवा के जो हमको वस्तुएं मिलती हैं, उनको क्या करते हैं, पुरातत्वविद उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। या हम उनको कहें कि उत्खनन से स्रोत भी कह सकते हैं, जैसे कि उत्खनन से जो चीजें हमारा अभिलेख में मिलता है, या हमारा मूर्तियां भी मिलती हैं, पाषाण मूर्तियां हो, चाहे ताम्र पाषाण मूर्तियां हो, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे वो सिक्का हो, और शैल चित्र भी हो, या चित्रकला के नमूने भी हो, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, पुरातत्व के ही द्वारा मिलती हैं। अब हम जान ले, मान लो पुरातत्व की अगर मैंने बात कर दी, तो पुरातत्व किसे कहा जाएगा, या कहें कि हम पुरातत्व किसे कहते हैं, क्या है पुरातत्व। एक लाइन में अगर समझाने की हम बात करें तो कहेंगे पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री, क्या कहेंगे, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री को हम खुदाई करके क्या करते हैं, मानव के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। ये हमारा पुरातत्व हो गया। पुरातत्वविद की अगर हम बात करें तो पुरातत्वविद क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद पुरातत्व के द्वारा जो वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं, उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। ऐसे ही हम दूसरे शब्दों में कह लें कि मान लो कि इतिहास के मैंने बारे में आपको बताया, इतिहास क्या है, या इतिहास को परिभाषित कर दिया। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि इतिहासकार कौन है, तो इतिहासकार कौन है, या किसे कह सकते हैं कि इतिहासकार क्या है। जैसे मैंने इतिहास को परिभाषित किया कि इतिहास ये है, तो इतिहास का अध्ययन करने वाला, यहां हम समझा देते हैं, इतिहासकार इसका क्या है, इतिहास का अध्ययन करने वाला। क्या कहलाता है, इतिहासकार। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हम नहीं जानते हैं, या मैं एक लाइन में पूछ दूं आपसे कि इतिहासकार क्या है, इतिहास क्या है, पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद क्या है, पुरातत्व विज्ञान क्या है, या जीवाश्म क्या है। अभी हम इसकी अगले वाले वीडियो में बताएंगे। पूरे स्रोत की अगर हम बात करेंगे तब हम पूरे स्रोत के ही बारे में बताएंगे कि स्रोत कौन कौन से स्रोत, जैसे अगर अभी बात करें तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक आपका होगा पुरातात्विक स्रोत होगा, साहित्यिक स्रोत होगा, लौकिक साहित्य होगा। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यही समझेंगे। पुरातत्वविद हो गया, इतिहासकार हो गया, तो हम क्या, उत्खनन बता रहे थे। उत्खनन से हमको जानकारी प्राप्त होती है प्रागैतिहासिक काल की, ना कि वो लिखित है, ना कि वो
अपठित भी है। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक आपका स्टोन एज आएगा, दूसरा आपका चैल्कोलिथिक एज, मतलब पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, दो आते हैं। पाषाण काल की टाइम पीरियड की अगर बात करें 25 लाख बीसी से 600 बीसी, और ताम्र पाषाण की 2800 से 900 बीसी। बीसी समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए अब हम कहाँ आएंगे, हड़प्पा काल में। थोड़ा सा हम इस पे भी बात कर लेते हैं, बाकी जो टॉपिक आगे आएगा या जो टॉपिक हमको पढ़ाना होगा फिर हम उसको डिटेल में पढ़ाते जाएंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा ही समझिए ताकि सबकी जानकारी हो जाए कि क्या है। ठीक है, हड़प्पा की बात करें या आदि ऐतिहासिक काल की हम बात करें, क्या इसका टाइम पीरियड कितना बताया है, 2350 से लेकर 600 बीसी। यह मैंने क्यों कहा कि लिखित है, आदि ऐतिहासिक काल है क्या, या तो क्या कह सकते हैं कि जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लेखन कला का विकास नहीं था, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लेखन कला का विकास था। क्या कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल के मानव को लेखन कला का विकास था, लेकिन विकास तो था, जो यहाँ के लेख मिले हैं उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, तो क्या हो गया, ये अपठित हो गया। लिखित साक्ष्य तो मिला क्योंकि लेखन कला का विकास था, सभ्यता काल के जो मानव थे वो लिखते थे अपनी भाषा में, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि हड़प्पा काल की वो भाषा है, आज के लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए थे। ये भी उत्खनन पर ही आधारित था। जानकारी कहाँ से मिली इसकी, उत्खनन पर। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में जान लेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता, इसका टाइम पीरियड है 2350 से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, दूसरा आएगा आपका वैदिक काल मतलब वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड कितना है आपका 1500 बीसी से 600 बीसी। हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे थे, हड़प्पा सभ्यता इसमें दो ही आते हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। कौन कौन सा होगा आपका, एक आपका प्राक हड़प्पा है, इसमें पढ़ते हैं, एक आपका हड़प्पा है, तीसरा है आपका उत्तर हड़प्पा। ठीक है, ये हो जाएगा। वैदिक काल में वैदिक काल को अगर हम बांटते हैं तो 2 कालों में, एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 बीसी, ये टाइम पीरियड हो गया। इसका टाइम पीरियड आपका माना जाएगा 1000 से 600 बीसी, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हो गया। अब हम देखेंगे 2 भागों में वैदिक काल को बांटा तो गया है, अब इसमें आता क्या क्या है, जैसे इसमें केवल हमारा ऋग्वेद आता है, या हम जान ले वैदिक सभ्यता क्या है। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो वहां उसके बाद जो एक नई सभ्यता आई या नई सभ्यता का उदय हुआ वो हमारा वैदिक सभ्यता कहलाया, जिसके जनक आर्य कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वैदिक सभ्यता के जो जनक हैं वो कौन है, आर्य लोग, आर्य कहलाते हैं। और इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वैदिक सभ्यता की वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैद या वेदों की अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं, 4 वेद हैं इसके। पहला वेद आपका आ जाता है पूर्व वैदिक काल में जो सिर्फ ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में 3 आएंगे, एक आपका यजुर्वेद आएगा, दूसरा आपका सामवेद आएगा, चौथा आपका अथर्ववेद आता है। ये हमने वैदिक काल पे बात कर ली। अब हम देखेंगे कि ये तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक काल के तो बारे में वैसे भी हम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे जब इसका नेक्स्ट वीडियो होगा।
इसको भी तो 3 भागों में बांटा गया, एक प्राचीन काल होगा, दूसरा मध्य होगा, तीसरा आधुनिक काल होगा। चलिए, ये हमारा ये है, ये तो लिखित भी था, यहाँ तो यहाँ पे जब लिखा गया तो यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पढ़ा भी गया और ये प्रमाणिक भी माना जाता है, ये ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? दूसरे, मैंने अभी सिर्फ लिखित साक्ष्य के आधार पर विभाजन किया है, अब दूसरे विभाजन के बारे में देख लेते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर इसका विभाजन किया गया। किसने किया? जेम्स मिल ने किया। कब किया? 1806 से 1818 ईस्वी तक। कितने भागों में बांटा ये भी देख लेते हैं। कितने में? इन्होंने क्या किया? प्राचीन काल को हिंदू काल बताया, क्योंकि उस समय हिंदुओं का शासन था। शासन था, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं होंगे और धर्म के, लेकिन इसलिए हिंदू काल कहा। दूसरा, इन्होंने मध्य भारत को मुस्लिम काल कहा। अब सोचेंगे कि हम मुस्लिम काल क्यों कहा? क्योंकि मध्य भारत में देखेंगे सारे मुस्लिमों का राज है, या मुस्लिमों ने शासन किया। जैसे हमारे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, औरंगजेब हो गए, जहांगीर हो गए, कौन है? मुस्लिम ही तो थे, उनका शासन चला है भारत पर, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम काल कहा। तीसरा, उन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल मतलब या कहें हम यहूदियों का काल, या कहें हम ईसाई काल, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश काल बताया है। किसको? आधुनिक भारत को। जेम्स मिल ने जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया, जैसे प्राचीन हिंदू हो गया, मध्य आपका हो गया है मुस्लिम, और ब्रिटिश काल हो गया आपका आधुनिक भारत, इन्होंने डिवाइडेशन ऐसा किया है। अब हम देख लेते हैं तीसरा भाग कौन सा होगा? तकनीकी के आधार पर। कैसा? तकनीकी के आधार पर विभाजन है। क्यों? तकनीकी के आधार पर जो विभाजन किया गया, कैसे? 1816 ईस्वी में। कब? इधर से पढ़ाते हैं। 1816 ईस्वी में किसने किया? सीजे टॉमसन ने। अब हम देखेंगे सीजे जो टॉमसन थे वो कहाँ के अध्यक्ष थे, देखते हैं। डेनमार्क के कहाँ के? कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष ये थे। इन्होंने विभाजन किया कब? 1816 में। और हम मानते क्यों हैं? क्योंकि इनका विश्व का विभाजन विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? प्रारंभ हुआ, ये चीज है। अब देख लेते हैं कितने भागों में बांटा इन्होंने। सबसे पहला आपका स्टोन एज मतलब पाषाण काल। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल हो गया। दूसरा आपका ताम्रकांस्य काल, ताम्रकांस्य काल में बांटा। ठीक है। तीसरा इन्होंने लौह काल में बांटा, यानी कि आयरन एज, इन्होंने विभाजन कर दिया। अब हम देख लेते हैं, इन्होंने विभाजन तो किया, तकनीकी के आधार पे कर दिया, वो भी 1816 में। विश्व की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे पूरी डिटेल में कि विश्व में कब और किसने और कितने भागों में डिवाइडेशन किया। लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि विश्व में अगर इन्होंने ही किया था, डेनमार्क के कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष थे सीजे टॉमसन। इन्होंने 1816 में तकनीकी के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जो आपका पाषाण काल, ताम्रकांस्य काल और लौह काल में। इसके बाद हम आएंगे आगे, यानी विशेष रूप से अगर हम देखते हैं
कि कहाँ आरंभ हुआ, अभी तो यूरोप में आरंभ हुआ विश्व में, जो इन्होंने डिवाइडेशन किया है। अगर हम विशेष रूप से देखेंगे तो फ्रांस में प्रारंभ हुआ है। फ्रांस के फ्रांसीसी विद्वान कौन थे? जॉन लुबाक थे। तो जॉन लुबाक हैं, उन्होंने भी डिवाइडेशन किया है। किसका? पाषाण काल का उन्होंने विभाजन कर दिया। इन्होंने इतिहास को कर दिया, उन्होंने पाषाण का कर दिया, इसका विभाजन किया था। इसके विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने किया था पूरा पाषाण काल और उन्होंने नव पाषाण काल में विभाजित किया था। केवल दो ही में। अब हम सोचेंगे यहाँ पे दो ही भागों में विभाजन है। जो बीच का संक्रमण कालीन जो ये वाला पार्ट है, जो मध्य भारत के यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल, क्योंकि वो अभी तक उसका साक्ष्य ही नहीं मिल पाया था, लेकिन 1887 में मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? फ्रांस का एक गुफा है ला मस्जिदा आजी, वहां से मिलता है। उसके बाद जब तीनों अवस्थाओं का साक्ष्य मिल जाता है तब जाके डिवाइडेशन कर देते हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल। कितने भागों में? अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है पाषाण काल में विश्व में कहाँ शुरुआत हुई, यूरोप में विशेष रूप से देखेंगे तो फ्रांस में। उसके बाद हम भारत में आएंगे। भारत में सर्वप्रथम किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। कहाँ के? सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी। कौन सा औजार खोजा गया था? हैंडेक्स खोजा गया था। कहाँ से खोजा गया था? पल्लवरम नामक स्थान से, जो मद्रास में पड़ता है। कौन सी नदी थी? कोर्तल्यार नदी थी, वहां से खोजा गया था। अब हम आगे देखते हैं इसका। अब सब इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट वाले में थोड़ा और देखते हैं। अब हम इसका विभाजन करेंगे, जो चौथा वाला विभाजन था पूरे इतिहास का, उसका विभाजन की बात कर लेते हैं कि इतिहास क्या है या उसका विभाजन कैसे करेंगे। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। एक प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब एशियंट हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड आपका आदिकाल से लेकर 1206 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है आपका मध्य भारत का इतिहास, मतलब मेडुअल हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड है आपका 1206 से 1707 ईस्वी। समझ में आ रहा है? ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड है आपका 1707 ईस्वी से लेकर 1947 का समय, या कह सकते हैं हम 1964, या हम कह सकते हैं अब तक का समय, ये माना जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। सबसे पहले इसमें एशियंट की अगर हम बात करें, इसमें पढ़ते क्या क्या है हम देख लेंगे। सबसे पहले हम स्रोत की बात करेंगे। स्रोत में क्या, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, इसे हम कल बताएंगे पूरी डिटेल में, लेकिन एक नज़र में देखने के लिए थोड़ा सा हम बता दिए रहे हैं। स्रोत को बांटेंगे हम, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं सबसे पहले यही जान लेते हैं। एक आपका पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत होगा, साहित्यिक स्रोत, तीसरा आपका लौकिक स्रोत। तीन प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत के बारे में बस इतना ही बताएंगे, बाकी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये पुरातात्विक के साथ बात करेंगे, जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में लेखन का कला का विकास तो था ही नहीं, तो वहां पे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही काम आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, पुरातत्व के द्वारा जब खुदाई करवाते हैं तो खुदाई में जो वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं, जैसे हो गया हमारा अभिलेख हो गया, या हम कहें कि मूर्तियां हो गई, चाहे मिट्टी की हो चाहे वो धातुओं की हो, वो भी, और शैल चित्र यानी कि चित्रकला के नमूने भी पाए जाते हैं, मृदभांड पाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो हमारा पुरातात्विक स्रोत पे ही आ जाएगा ना। अभिलेख की अगर हम बात करें, अभिलेख किसे कहते हैं, या कहें हम कि जीवाश्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पुरातत्व के ही द्वारा मिलती हैं। उसी से प्रागैतिहासिक काल की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब क्या है कैसे है, अभिलेख क्या है, ये सब हम आपको कल समझाएंगे, लेकिन आज आप बस इतना ही समझिए कि मुझे इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है।
ये मैंने आपको बताया है। अब इधर हम देख लेते हैं पाषाण काल। दूसरा आपका पाषाण काल आता है, नहीं, मानव उद्भव आता है। मानव उद्भव, जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा हम उसी डिटेल में बात करेंगे। जैसे मानव का उद्भव के बारे में बताएंगे, फिर हमारा पाषाण काल आएगा। पाषाण काल में फिर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, मतलब इसको वर्गीकरण करेंगे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, पहले तो हमने इतिहास का वर्गीकरण बताया, 4 भागों में बांटा जाता, चारों प्रकार का बता दिया। यहाँ हम पाषाण काल का वर्गीकरण करेंगे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को किसने किया था, जॉन लुबाक ने। लेकिन विश्व में अगर हम बात करेंगे तो किसने किया था, सीजे टॉमसन ने। उन्होंने सिर्फ तो पाषाण काल और ताम्रकांस्य और लौह काल को, लेकिन उसके बाद जॉन लुबाक ने किया है पाषाण काल का विभाजन। उन्होंने तीनों भागों का डिवाइडेशन किया। फिर उसके बाद हम पूरा पाषाण काल को भी बांटते हैं, जैसे निम्नपुरा पाषाण काल हो गया, मध्यपुरा पाषाण काल हो गया, उच्चपुरा पाषाण काल हो गया। निम्नपुरा पाषाण काल की प्रथम अवस्था है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था है। वहां से हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। फिर हमारा आएगा ताम्र पाषाण काल, ये भी आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये किसके अंतर्गत आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत। आद्य ऐतिहासिक। पाषाण काल और ताम्र ये आपका प्रागैतिहासिक काल है। अब हम देख लेते हैं 16 महाजनपद के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि इसके बारे में एक टॉपिक आता है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हर्यक वंश, सुनांग वंश और नंद वंश। ये हमारा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत आता है, ये होगा। अब हम देख लेते हैं, फिर आएगा मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, गुप्त, भुस्भूत और राजपूत वंश। इतना हमको एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। कुछ आक्रमण भी होते हैं, जैसे कि हर्यक वंश में आक्रमण कौन सा हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था। नंद वंश में कौन सा आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण हुआ था। शुंग वंश में 4 आक्रमण हुए, कौन कौन से, एक का हिंदी वन हो गया, पहलव हो गया, शक हो गया और कुषाण हो गया। 4 आक्रमण किए गए थे। ये बेसिक के रूप में थोड़ा मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताया है, बाकी डिटेल में हम आपको अच्छे से बताएंगे कब, जब हमारा टॉपिक आएगा तब। गुप्त वंश में 2 आक्रमण हुए, एक आपका हूण और तुर्क। राजपूत में हुआ है अरब और तुर्क आक्रमण। ये हमारा आता है किसके अंतर्गत, एंशिएंट के अंतर्गत, यानी कि ये इतना हम प्राचीन काल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद का जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक, पहले तो हम आपको स्रोत बता देंगे कि स्रोत क्या है, या मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त हो, इतिहास जानने के स्रोत क्या है वो बता देंगे। फिर मानव का उद्भव बताएंगे, फिर पाषाण, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको बताते चलेंगे, डिटेल में बताएंगे। अब थोड़ी चर्चा हम करते हैं मध्य भारत पर। मध्य भारत का इतिहास मैंने आपको बताया था, इसका टाइम पीरियड 1200 से लेकर 1707 तक, मतलब 1707 पर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती, वहीं तक का इतिहास मध्य भारत कहलाता है। मध्य भारत को भी 2 भागों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है, क्योंकि हमको अध्ययन में सुविधा हो सके, हम पढ़ सकें। जैसे पहला पार्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। पहला कौन सा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये अच्छा टाइम पीरियड इन्होंने, ये डेट है, जैसे कि गुलाम वंश का जो शासन चला है वो 1200 से 1290, 1206 से 1290 ईस्वी तक का चला है। खिलजी वंश में 1290 से 1320 चला है। तुगलक वंश में 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो कहेंगे कि दिखाई ही नहीं दे रहा। ये शासन हो गया, अब दिखाई दे रहा है सारे लोगों को, ठीक है। तुगलक वंश,
1320 से 1414 तक। सैयद जो चला है 14 से 1451, ये चला है 1526 तक। ये हमारा दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत का डिवाइडेशन, अगर हम बाबर की बात करेंगे, मुगल काल में दूसरा भाग है, तो उसमें 7 शासकों ने शासन किया। जैसे कि मैंने कहा मुस्लिम काल, जो जेम्स मिल ने बताया है, क्योंकि इसमें सारे मुस्लिम है, केवल किसको, शेरशाह सूरी को छोड़ के, तो मुस्लिम राज ही आएगा। सबसे पहला आपका बाबर हो गया, 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर हम देखेंगे हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं आया, उसी हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी आता है, जो 15 साल तक शासन करता है। उसके बाद फिर हुमायूं जीत जाता है, उसके बाद सिर्फ 1 साल तक शासन कर पाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद अकबर आ जाता है। अकबर 1556 से लेकर 1705 का शासन है। फिर आएगा जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। फिर आएगा शाहजहां, 1627 से लेकर 1658। औरंगजेब, मतलब इतने लोगों ने शासन किया। अब हम देख लेते हैं, यहां तक मैंने आपको बताया है। आज यहीं तक हम आपको बताएंगे। कल जब हम आएंगे, या मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे, तब आपको अगला भाग बताएंगे, यानी कि स्रोत। धीरे धीरे जो भी टॉपिक आता जाएगा, उसी के अनुसार हम आपको बताते जाएंगे। तो आज तक, यानी कि आज यहीं तक बताएंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।